हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। चलिए, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं जैक के द्वारा जो 2021 में जो प्रथम शाब्दिक एग्जाम जो कि दिसंबर में होने वाली है, ये तय किया गया है। उनका पहला बायोलॉजी का जो पहला जो मॉडल सेट है, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको बता दें, हमारे YouTube चैनल पर जो है बहुत सारे मॉडल सेट जो है हम जारी किए हुए हैं, जिनमें से आपको बता दें हम 10 मॉडल सेट के लिए हम एक अपना बुक तैयार किए हुए थे। वो आप उनमें से हम आपका उसमें 6 मॉडल सेट का वीडियो अपलोड कर चुके हैं, बाकी से सभी बचा हुआ है। शायद 6-7 को हम अपलोड कर चुके हैं, उनका बाकी उसको भी करेंगे। उससे पहले आपको ये 5 मॉडल सेट जो है उनको आपको पढ़ लेना बहुत जरूरी है, फिर उनको हम उसे रिपीट करेंगे। ऐसे आप लोग उसको मॉडल सेट ले चुके हैं तो आप रूम में बैठ के पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बार हम फिर उस पर डिस्कस कर देंगे। तो उसी पर हम आज आप लोग आपस में बात करेंगे। तो जैसा देख लेते हैं कि एक वीडियो में कितने समय के लिए तैयार होता है, फिर आगे उस पर बात करेंगे। तो हम आपको बता दें, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो मॉडल सेट 1 के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि हम आप जो बात करेंगे मॉडल सेट 1 जो है, आप इस साइड में देखिए लिखा हुआ है ना, मॉडल सेट 1। तो हम लोग आज जो बात करने वाले हैं इसी पर बात करेंगे आज। चलिए देखिए, मॉडल सेट 1 है तो ये हम आपको बता दिए। तो ये जैक बोर्ड के द्वारा जारी किया हुआ है। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं इनमें हम पहला मॉडल सेट 1, ठीक है, किसके लिए है? तो प्रथम शाब्दिक परीक्षा के लिए। प्रथम शाब्दिक परीक्षा, जिसका टर्म 1 एग्जाम के बारे में बोल सकते हैं, इसके लिए है, ठीक है। चलिए, तब इस पर हम लोग बात करेंगे। टोटल आपको इसमें जो मॉडल सेट में दिया हुआ क्वेश्चन है वो 35 है, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन पर हम जरा बात कर लें। पहला नंबर, हाँ, हम ये आपको बता दें कि अगर आप मॉडल सेट को इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो साथ ही साथ अपना मॉडल सेट अपने हाथ में रखिए, ठीक है। जिनसे क्या होगा कि हम क्वेश्चन को अगर बोल रहे हैं तो आप उनको सुनते हुए आप इनको समझते चले जाएंगे। हाँ, इसीलिए हम बोले आपको कि मॉडल सेट को आप अपने हाथों में ले लीजिए, जिनसे आपको आसानी होगा समझने में। और हम क्योंकि बोर्ड में पूरा क्वेश्चन तो लिख नहीं पाएंगे, हम तो बोलेंगे तो उनको आप सुन पाएंगे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि सक्रिय प्रतिरक्षा, इसी को आप कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। ध्यान दीजिएगा, सक्रिय उसको एक्टिव कहते हैं ना। तो बोले आपको क्या कि सक्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण निम्न में से कौन है। आपको टोटल यहां 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से कहता है, सक्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण निम्न में से कौन है। ऑप्शन नंबर ए वैक्सीनेशन, मतलब वैक्सीनेशन, टीकाकरण। ऑप्शन बी कोलोस्ट्रॉम। ऑप्शन सी बने बनाए प्रतिरक्षी। ऑप्शन डी ऑल, मतलब सभी। अब पहले हम आपको थोड़ा बता दें, ये सक्रिय प्रतिरक्षा मतलब क्या होता है, ये है क्या इसका मतलब है। देखिए, सक्रिय प्रतिरक्षा का मतलब होता है, आप देखिए, आपको जिससे आपको बता दें उपार्जित प्रतिरक्षा, आपको पढ़ाए हुए थे। आपको प्रतिरक्षा तंत्र बताया था आपको 2 तरह के, जिसमें एक आपको बताया था उपार्जित, है ना। तो उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होता है, उनमें से जो हम बाहर से लेते हैं ना, फिर आगे हम इस पर बात किए थे। तो सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है, जो हमको बने बनाए जो बाहर से हमको मिलते हैं, है ना, उन्हीं को हम कहते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा। तो जैसे आपको वैक्सीनेशन, टीकाकरण जो हम लोग करते हैं, तो हमको वैक्सीन तो बाहर से दिया जाता है, वो हो गया। दूसरा कोलेस्ट्रॉल, मां के दूध से, हमारे अंदर नहीं बन रहा है, वो मां के दूध से हमको मिल रहा है। दूसरा, तीसरा बने बनाए प्रतिरक्षा, वो कोई बने बनाया प्रतिरक्षी और भी हमारे अंदर डाल रहा है, वो भी हो गया। ऑप्शन डी में ऑल, मतलब सभी। तो आपको हम बता दें, इनके जो ऑप्शन होंगे वो 1 नंबर का वो क्या हो जाएगा, डी नंबर, ऑल हो जाएगा। ए का जो आंसर होगा, 1 नंबर का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, मतलब ये ऑल होगा, मतलब सभी।
इनमें जितने भी ऑप्शन है सभी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 2 नंबर में कि एक प्रतिरक्षी अणु को, जरा ध्यान दीजिएगा, मतलब कहते हैं एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल को, कहते हैं क्या कि एक प्रतिरक्षी अणु को इस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है, यह किया जाता है किस रूप में, एक बार फिर से कहते हैं एक प्रतिरक्षी अणु को इस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। ऑप्शन ए दिया है H2L2, ऑप्शन बी HL, ऑप्शन सी H2L3, ऑप्शन डी H3L2। एक बार फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं। ऑप्शन ए में क्या H2L2, ये सफिक्स में है 2, ठीक है, H2L2, ऑप्शन बी HL, ऑप्शन सी H2L3, ऑप्शन डी H3L2। बहुतों के खोपड़ी में आएगा नहीं, ये क्या कह रहा है हम आपको पहले बता देते हैं। आप पहले इनको जरा ध्यान से देखिए, ये हम Y के तरह संरचना बना रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको समझिए आप, ये Y की तरह संरचना बना रहे हैं। ये एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसमें भी उसी तरह से होगा। चलिए देखिए, यहां पर 2 श्रृंखला बना हुआ है, 2। एक ये हो गया ये भारी वाला, जिसको आप हैवी कहते हैं, इसको हैवी चेन कहते हैं, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हैं भारी श्रृंखला, ठीक है। और ये है छोटा वाला, जिसको आप बोलते हैं लाइट चेन, जिसको बोलते हैं आप हल्का, जिसको बोल सकते हैं आप। ये भारी है तो ये क्या हो गया, हल्का। ध्यान दीजिएगा, आमतौर पर ये लाइट और ये हैवी लेडीज खास तौर पर ये इन चीजों को यूज करते हैं, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, इन चीजों को जब ये अपने गहने खरीदने जाएंगे तो वहां पर बात ज्यादा करेंगे इसके लेकर। हैवी मतलब भारी का बात कर रहे हैं, लाइट मतलब हल्का का बात कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिए जरा सा। ये हैवी और लाइट, ये 2 चीज बात, बस यही में है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, ज्यादा नहीं सोचना है। हैवी H को सूचित किए, पहला अक्षर H है, तो हैवी के 2 है तो H2 बोले। ये जो लाइट जो है, लाइट चाहे हल्का सिंगल या केट है, 2 है, इसी को बोले L2। बस यही है इसका आंसर। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था, इनके ऑप्शन नंबर ए होगा। 2 नंबर का आंसर का ऑप्शन नंबर ए, मतलब H2L2। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या बोल रहे हैं। जैसा हम आपको बता दें, ये जब अब इनको इस संरचना को पढ़ते हैं जब डिटेल में, तब आपको ये चीज आपको क्लियर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहां से। तो अब हम बता दें क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं। 3 नंबर में कहता है कि तरल अनुक्रिया का संबंध है। सवाल को फिर से कहता है क्या कि तरल अनुक्रिया ह्यूमरल रिस्पॉन्स इज एसोसिएटेड विथ, वो कह रहा है आपको कि तरल अनुक्रिया का संबंध है, किनसे संबंध। आपको यहां पर 4 ऑप्शन दिया जाता है। ऑप्शन ए लिम्फ, फिर आगे बोल रहे हैं कोमा देखिए, टी सेल, मेमोरी सेल एंड एंटीबॉडीज। मतलब आपको बोला लसिका, टी कोशिका, प्लाज्मा कोशिका, स्मृति कोशिका तथा प्रतिरक्षी अणु। ऑप्शन बी में रुधिर,
बी कोशिका, प्लाज्मा कोशिका, स्मृति कोशिका तथा प्रतिरक्षी अणु। आगे कह रहा है सी नंबर में बी सेल और टी सेल। ऑप्शन डी एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। अब आपको हम बता दें, यहां पर कहता है कि तरल अनुक्रिया बात कर रहा है ना, तरल यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वही बोल रहा है कि तरल अनुक्रिया संबंध रखते हैं। किससे संबंध रखते हैं? तो यहां पर आपको बता दें, गौर से ध्यान दीजिए, ब्लड, बी कोशिका, ये दो चीज ध्यान में रखिए, ब्लड और बी कोशिका। मतलब यहां पर बी लिम्फोसाइट बात कर रहे हैं, बी कोशिका यहां पर बात है, ठीक है। तो ब्लड हो गया, बी जिसको आप बोले बी लिम्फोसाइट, बी सेल हो गया, प्लाज्मा हो गया, प्लाज्मा सेल हो गया, मेमोरी सेल हो गया और एंटीबॉडी मतलब रुधिर जिसको रक्त बोलते हैं, बी कोशिका, प्लाज्मा कोशिका, स्मृति कोशिका का प्रतिरक्षी अणु होगा, यानी बी नंबर होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलिए, जिसमें बी सेल है यानी तो बी लिम्फोसाइट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन सॉरी अगला क्वेश्चन क्या करें, 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कोशिका मध्यस्थ अनुक्रिया का संबंध। आखिर ये सवाल आपको कह रहा है कि कोशिका जो मध्यस्थ है, कहते हैं कोशिका मध्यस्थ अनुक्रिया का संबंध है, किससे संबंध है? तो कोशिका मध्यस्थ अनुक्रिया की जो संबंध जुड़ा वो टी सेल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो टी लिम्फोसाइट उसको कहते हैं, तो उससे किससे संबंधित है? टी सेल से। तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टी सेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? कहता है कि इंटरफेरॉन का स्राव डाइस के द्वारा होती है। फिर से कहता है इंटरफेरॉन का स्राव डाइस के द्वारा होती है। आपको हम बता दें कि हमारे शरीर में जब कोई वायरस अटैक करता है, बैक्टीरिया नहीं वायरस के बारे में बोले, जब कोई वायरस हमारे शरीर में अटैक करता है हमारे शरीर में, तो उसके द्वारा जो उस वायरस में जो एंटीजन गया है, वो एंटीजन हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार के एंटीबॉडीज का निर्माण करता है, वही उसी के वजह से होता है। और वो एंटीबॉडीज फिर उस एंटीजन को खत्म करता है और वो बीमारी से फिर वो ठीक होता है, ठीक है। चलिए आप जरा ध्यान दीजिएगा। तो कहते हैं इंटरफेरॉन का स्राव, तो इंटरफेरॉन का स्राव होता है वायरस से, है ना, यानी वायरस कोशिका से ये स्राव होता है। जो मतलब वायरस कोशिका ने वायरस जिस कोशिका को संक्रमित कर देगा हमारे बॉडी में, संक्रमित होने के बाद वो कोशिका ये स्रावित करेगा इंटरफेरॉन, ठीक है। तो वही ऑप्शन ए में दिया जीवाणु संक्रमित कोशिका से, कवक संक्रमित कोशिका से, ऑप्शन सी प्रोटोजोन संक्रमित कोशिका से, ऑप्शन डी में दिया है विषाणु संक्रमित कोशिका से। आपको बता दिए वायरस इन्फेक्टेड सेल से, यानी कि विषाणु संक्रमित। तो 5 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 5 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 का बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहते हैं कि द्वितीयक प्रतिरक्षी अनुक्रिया होती है। द्वितीयक प्रतिरक्षी जो है, द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी इम्यून का जो रिस्पांस होता है वो क्या होता है? उसका रिस्पांस तेज होता है, पूरा फास्ट होता है। आपको हम इस तरह से समझा सकते हैं, ये सेकंड, प्रथम और सेकंड क्या हुआ? प्रथम जो उसको बोल सकते हैं, इसे प्राथमिक बोल सकते हैं। प्राथमिक प्रतिरक्षी अनुक्रिया जो है उसको कहते हैं जब हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया और वायरस प्रवेश कर गया, हमारे शरीर में पहुंच गया फर्स्ट बार, जैसे जिस तरह से कोरोना नया है हमारे शरीर में प्रवेश किया, पहली बार जब प्रवेश किया तो ये हमारे अंदर में जब वो हमारे शरीर से लड़ेंगे, हमारे एंटीबॉडी से लड़ेंगे, तो हमारी एंटीबॉडीज उनसे मतलब उनसे जुड़ने में पूरा फास्ट से काम नहीं कर पाएंगे, बहुत धीरे धीरे स्लो उनसे मतलब लड़ते हैं उनसे, है ना। हमारे जो एंटीबॉडीज है वो हमारे अंदर जो वायरस घुसा हुआ, उस वायरस से जो है बहुत धीरे धीरे उसका जो प्रोसेस होता है वो धीरे होता है, बस स्लो में वो काम करते हैं। हाँ, जब वही एंटीबॉडी जो हमारी जो है उनसे लड़ने के बाद जब हमारी बॉडी जीत लेता और वो वायरस को हरा देगा, उस वायरस को मार देगा, वो मारने के बाद हम ठीक हो जाएंगे, बीमारी खत्म हो गया, सब ठीक हो गए,
दोबारा जब वही कोरोना वायरस, एक समझने के लिए बोल रहे हैं, दोबारा जब वो कोरोना वायरस जब हमारे शरीर में अटैक करेगा तो यहां पर हमारी बॉडी जो एंटीबॉडी जो अनुक्रिया करेगी वो द्वितीयक होगा, क्योंकि पहली बार आ चुका था, एक बार हो चुका था हमको, तो पहली बार में ही टेंशन होता है, बहुत कष्ट पहली बार में ही। दोबारा जब वो हमारे शरीर में आता है तो उनको ज्यादा इंफेक्टेड नहीं करने देता है, वो जल्दीबाजी में फास्ट से उनको, क्योंकि उस हमारे अंदर जो मेमोरी सेल रहता है वो याद रखता है। हमारे बॉडी में जो मेमोरी सेल है, मस्तिष्क का, हम मेमोरी का बात नहीं कर, हमारे बॉडी में जो सेल में जो मेमोरी सेल जो याद रखते हैं इन चीजों को, कि हम अगले बार जब हम मेरे अंदर में ये आया था तो हम कैसे इसको मारे थे, उन चीजों को ये ध्यान में रखता है, पूरी चीजों को, पूरा प्रोसेस को याद रखता है। अब फिर दोबारा जब वो वायरस हमारे अंदर आएगा उसको पूरा फास्ट से उसको क्या करता है, खत्म कर देता है। ठीक है, फिर हम ठीक हो जाते हैं। वही कह रहा है आपको कि द्वितीयक प्रतिरक्षी अनुक्रिया होती है, तो ऑप्शन ए में स्लो होती है, धीमी होती है, ऑप्शन बी फास्ट होती है मतलब तीव्र होती है, ऑप्शन सी मॉडरेट होता है मतलब मध्य में होते हैं, ऑप्शन डी में कहता है प्राथमिक अनुक्रिया से संबंधित नहीं है। तो हम आपको बता दें ये क्या होता है, फास्टर मतलब तीव्र होता है। तो 6 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 6 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए कोई दिक्कत इसमें, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 7 का बात करें तो इसके लिए थोड़ा हम इनको मिटका लें। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सहज प्रतिरक्षा से तात्पर्य है, कहता है क्या इनेट इम्यूनिटी का मीन क्या होता है। इनेट में आपको बताए थे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी है ना, बताए थे कि प्रतिरक्षा तंत्र कितने प्रकार, 2 प्रकार के, एक इनेट और एक एक्वायर्ड, मतलब एक अंतर्जात और एक उपार्जित, बताए थे आपको। तो कहते हैं सहज प्रतिरक्षा, तो सहज प्रतिरक्षा से क्या तात्पर्य है, तो बोले थे ऐसी प्रतिरक्षा जो हमारे जन्म से रहता है ना, जो हमारे शरीर में मतलब जन्मजात हमको जो मिलता है, हमारे जो अगले से जो पीढ़ी से जो हमको मिल रहा है ना, वो जो हमको अगले पीढ़ी से जो मिल रहा है ना, जो हमारे शरीर में जब मां के शरीर में तो हमको वहां से मिल गया, वो प्रतिरक्षा। लेकिन जो प्रतिरक्षा हम बाहर से हम लेते हैं, जो बाहर से, जिससे वैक्सीनेशन करके हम लिए है ना, क्या कहते हैं प्लाज्मा थेरेपी करके हमने लिए है ना, बहुत सारे जो है हम जिनको बाहर से लेते हैं, मां के दूध से जो लेते हैं, तो वो हो जाएगा एक्वायर्ड में आ जाएगा, मतलब उपार्जित में आ जाएगा। लेकिन इनेट इम्यूनिटी जो अंतर्जात, जो हमारे जन्मजात से हमारा चल रहा है ना, चलिए तो वही कह रहा है कि सहज प्रतिरक्षा से तात्पर्य क्या है। ऑप्शन ए जन्मजात प्रतिरक्षा है, ऑप्शन बी जन्म से पहले से मौजूद प्रतिरक्षा है, ऑप्शन सी उपार्जित प्रतिरक्षा है, ऑप्शन डी जन्म के बाद प्राप्त प्रतिरक्षा है ना, ये ना। तो हम आपको बता दें कि आपको ये जो सहज प्रतिरक्षा है वो क्या है, जन्मजात प्रतिरक्षा है। ये जो है हमारे बर्थ से हम लोगों को ये हमारे शरीर में रहता है, तो इसमें बोलते हैं जन्मजात प्रतिरक्षा। ठीक है, तो 7 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7 का ए। क्वेश्चन इतना क्या कहते हैं घुमा फिरा के दिया नहीं कि लग रहा है कि बच्चों को यही आंसर हो जाएगा, लेकिन यही बार बार बोल रहे कंफर्म होना चाहिए कि यही होना चाहिए आंसर, सही चीजें पढ़ना है आपको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में कहता है कि एक प्रतिरक्षी अणु जो अपरा को पार कर सकती है। ये सब चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा कुछ भारी नहीं, बस ये जैसा कि हम आपको बताए थे कि इम्यूनोग्लोब्यूलिन एंटीबॉडीज का जो टाइप होते हैं, बोले थे एंटीबॉडीज का ही दूसरा नाम है इम्यूनोग्लोब्यूलिन, आपको बताए थे जेमडा, GEMDA है ना, जेमडा ट्रिक बताया था आपको, GEMDA जेमडा आपको बताए थे, मतलब क्या IgG ये पहला, दूसरा का बताए थे IgE बताए थे, फिर M IgM ये सब बताए थे इस तरह करके। तो ये एंटीबॉडी ये जो यहाँ पर दिखा रहा है यही कह रहा है, कहता है कि एक प्रतिरक्षी अणु जो अपरा को पार कर सकता है वो ये है बेचारा IgG, बात समझे, मतलब इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी। इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी जो है ये बेचारा हमारे मां के माध्यम से
प्लेसेंटा के द्वारा वो हमारे शरीर में पहुंच सकता है। यही है IgG, है ना, मतलब इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी। ये हमारे शरीर में मां के शरीर से अपराग के माध्यम से, प्लेसेंटा के माध्यम से हमारे बॉडी में पहुंच सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया IgM मतलब इम्यूनोग्लोब्यूलिन M, ऑप्शन बी IgG मतलब इम्यूनोग्लोब्यूलिन G, ऑप्शन सी IgE मतलब इम्यूनोग्लोब्यूलिन E, ऑप्शन डी में दिया IgA मतलब इम्यूनोग्लोब्यूलिन A, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनका बी IgG, ये इसका ऑप्शन होता है। ठीक है, चलिए अब आगे थोड़ा बात करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का बात कर लें। 9 नंबर में क्या कहते हैं कि कोलोस्ट्रॉम यानी मां के दूध में पाए जाने वाला प्रतिरक्षी अणु, आपको शुरू से बताए थे कि मां के दूध में जो रहता है वो कौन रहता है, IgA, ये रहता है ना मां के दूध में, उसी को कोलोस्ट्रॉम कहते हैं। तो वही कह रहा है आपको कि मां के दूध में कौन सी एंटीबॉडी रहती है, तो IgA मतलब इम्यूनोग्लोब्यूलिन A। तो इसका ऑप्शन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, सॉरी 10 का नहीं, ओ हो इसमें आपको 8 बताए ना, 9 का बार बार बात कर रहे थे, सॉरी 8 नंबर का ये हो जाएगा और 9 नंबर यहाँ पर हम अभी क्वेश्चन हम डायरेक्ट आपका 10 चले गए, 9 का पहले बात कर लेते हैं। 9 नंबर में कह रहे हैं आपका कि अतिरंजित अनुक्रिया, आपको एक शब्द में बोल सकते एलर्जी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एलर्जी से संबंधित प्रतिरक्षी अणु है। देखिए यहां पर जो बात हम कर रहे हैं वो किनके बारे में, एलर्जी के बारे में। किसके बारे में, एलर्जी, है ना, एलर्जी। तो हम बोले आपको क्या कहता है, एलर्जी से संबंधित प्रतिरक्षी अणु कौन है, कौन सा है एलर्जी के लिए। देखिए यहां पर G है, E है, M है, D है, तो एलर्जी के लिए ये IgE है, ठीक है, ये उनके लिए संबंधित है, उनसे जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उनके लिए कौन हो जाएगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा सी नंबर, सी का IgE मतलब इम्यूनोग्लोब्यूलिन। आप इस तरह समझ सकते हैं एलर्जी, है ना, आप बोल सकते हैं इनके लिए एलर्जी, ऐसे एलर्जी। ए का उच्चारण यहाँ पर एलर्जी में से एक उच्चारण होता है आगे पहला वर्ड, लेकिन यहाँ पर ई, आप ध्यान रखिए एलर्जी IgE। ऐसे आप याद रख लिये, माँ के दूध के लिए तो ये जरूरी है, माँ के दूध के लिए, है ना, लेकिन ये किसके लिए, एलर्जी के लिए। 9 नंबर का सी हो जाएगा। और 10 नंबर का भी जो हम बात बोले कि माँ के जो दूध है जिसको कोलोस्ट्रॉम कहते हैं, इसमें किस क्या रहता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। तो IgA ये माँ का दूध में रहता है, ठीक है। चलिए तो आपको हम ये 9-10 दोनों कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन जरा ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन को इतना घुमा फिरा के ये पूछा गया है ना कि सामने वाले जो है वो क्वेश्चन को पढ़ना बंद कर देगा, इस ढंग से इसको घुमाया है। चलिए ध्यान दीजिएगा जरा। कहता कि ट्यूमर, उसी को अबूर्द, हिंदी में अबूर्द, ट्यूमर वास्तव में क्या है, ट्यूमर वास्तव में, केवल वास्तव में, अब क्या है उसको सुनिए। ऑप्शन ए, वैसी कोशिकाओं का समूह जिनमें स्पर्श संदमन का गुण समाप्त हो गया। क्या ट्यूमर होने के बाद उनमें अगर हम स्पर्श करते हैं या तो फिर उनमें ग्रोथ होने की चीज, सब चीज खत्म हो जाता है, ये बोल रहे हैं। ऑप्शन बी, वैसी कोशिकाओं का समूह जिनमें स्पर्श संदमन का गुण मौजूद है। क्या उसमें ये सारे चीज हो रहा है, स्पर्श कर रहे हैं या तो ग्रोथ और भी चीजें हो रही है। ऑप्शन सी, किसी विशेष कार्य हेतु कोशिका का समूह है, मतलब ये कोई काम करने के लिए कोशिका का समूह है। ऑप्शन डी, सामान्य कार्य के संचालन हेतु कोशिकाओं का समूह, मतलब हमारे शरीर बॉडी में जो काम हो रहा है उनके संचालन के लिए है। तो आपको बता दें पहला में क्या था, क्या उसमें गुण समाप्त हो गया है। अबूर्त कोशिका में क्या स्वस्पर्श संदमन गुण, उसी को यहां पर कहा जाता है उसको ग्रुप ऑफ सेल हु हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कांटेक्ट
इनहेवेशन, है ना, मतलब उसको बोल सकते हैं आप स्वस्पर्श संदमन, मतलब उसमें जो ग्रोथ करने की क्षमता, वो सारी चीजें वो खत्म हो गया। तो आपको बता दिए बोला, तो आपको बता दें यहाँ पर उसमें ग्रोथ करने की, आपको बोल रहे हैं क्या ग्रोथ करने की क्षमता खत्म हो जाता है, ये है, या तो फिर जिसमें ग्रोथ हो रहा है वो है, या तो फिर किसी विशेष काम के लिए है, या तो सामान्य कार्य हमारे बॉडी में सामान्य कार्य हेतु उसके लिए संचालन करते हैं, जी नहीं। ये हमारे शरीर में वैसी कोशिकाओं का समूह जिनमें स्वस्पर्श संदमन का गुण मौजूद रहता है, मतलब ये जो है इसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो है वो उसमें रहता है ना, वो उनके गुण है और ये ग्रोथ करता रहता है। ठीक है, चलिए, तो इसका 11 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 11 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा क्या, 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये कोशिकाओं का ऐसा समूह है जिनमें स्वस्पर्श संदमन मतलब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो है उनमें होती है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान दीजिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहते हैं, अवुर्ध के विभिन्न प्रकार, मतलब कहते हैं ट्यूमर का प्रकार। तो आपको पढ़ाते समय बताए थे ट्यूमर 2 प्रकार, ये खत्म हो गया क्वेश्चन। 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, मैलिग्नेंट ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर। बताए थे पहले बेनाइन तब मैलिग्नेंट, है ना, बेनाइन मैलिग्नेंट 2 प्रकार का ही होता ही है। ऑप्शन ए में दिया बेनाइन, ऑप्शन बी में दिया मैलिग्नेंट, ऑप्शन सी में कहता बोथ, मतलब ये दोनों उपरोक्त ऊपर में जो दोनों, अगला डी नंबर नन ऑफ द, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो बता दे ये दोनों हो जाएगा, मतलब ये सी नंबर। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मतलब ये बेनाइन ट्यूमर मैलिग्नेंट दोनों होगा, इन्हें उपरोक्त दोनों होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जरा क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। एल्कोहल के लंबे समय तक अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से होने वाले नुकसान। कहता है कि जो आदमी दारू यानी अल्कोहल जो लेते हैं ना, जो ज्यादा मात्रा मतलब जो लंबे समय तक अत्यधिक मात्रा में सेवन कर रहा है। देखिए ऐसे आमतौर पे अगर आप कम मात्रा में, जो हमारी बॉडी के लिए जो कम मात्रा में लेते हैं, जैसे कि हमारे जो आर्मी सब है ये सब भी अल्कोहल लेते हैं, मतलब अल्कोहल नहीं बोल सकते हैं, मतलब जैसे कि क्या कहते हैं वो लोग बियर और भी चीजें आते हैं, लेकिन उसमें अल्कोहल की मात्रा कम रहता है, बहुत कम रहता है। तो वो चीजों को वो लोग एक तरह से समझे तो हम अपने बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देने के लिए वो उतना लेता है ना, लेकिन यहाँ पर आदमी वो पीने के बाद खत्म, है ना, इतना दारू पीते हैं, इसको बोले ज्यादा अल्कोहल। तो उनसे क्या होता है। ऑप्शन ए में कहता है यकृत की क्षति होती है, मतलब लीवर सिरोसिस तो लीवर में लॉस होता है। ऑप्शन बी श्वसन पात तथा हदपात, मतलब क्या, रेस्पिरेटरी फेलियर एंड द हार्ट फेलियर। कहता है कि ज्यादा दारू पीने से क्या फेफड़ा मतलब श्वसन की क्रिया खत्म हो जाता है या हार्ट फेल हो जाता है। ऑप्शन सी मस्तिष्क रक्तस्राव तंत्रिका तंत्र को नुकसान होता है, मतलब हमारे मस्तिष्क को तंत्रिका तंत्र से प्रभावित होता है। तो आपको बता दें कि ज्यादा शराब पीने से लीवर भी खराब होता है, फेफड़ा भी खराब होता है, साथ ही साथ हमारे हृदय में भी प्रॉब्लम होता है। इनके अलावा हमारे जो प्रमस्तिष्क मतलब सेरेब्रल जो हेमरेज है वो होने का डर वो होने का संभावना हो सकता है, मतलब हमारे जो प्रमस्तिष्क जो है वो भी हमारा डैमेज हो सकता है। साथ ही साथ तंत्रिका तंत्र जो हमारे शरीर में है वो भी, उनमें भी नुकसान हो सकता है। ठीक है, मतलब इनमें सभी हो जाएगा। तो 13 का डी होगा, 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहते हैं कि इलिसा किस सिद्धांत पर आधारित है। मतलब इलिसा जो अपना काम करते हैं, इलिसा एक तरह का टेस्ट है ना, इलिसा एक तरह का टेस्ट है। तो वो किस सिद्धांत पर काम करते हैं। तो इलिसा का मतलब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पर, मतलब ये इलिसा जो काम करता है हमारे शरीर में एंटीजन एंटीबॉडीज को पता लगाता है कि वो क्या है नहीं है, उनके आधार पर वो बताता है कि ये कौन सी बीमारियां उनको है। तो वही कहता है इलिसा किस सिद्धांत पर आधारित है, तो एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्शन पर। ठीक है, तो 14 का ए नंबर आंसर होगा, 14 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, डायरेक्टली को याद रखिए। ठीक है, अगला कहता है कि बिडाल परीक्षण का संबंध निम्न में से किस रोग से है। कहते हैं बिडाल परीक्षण संबंध निम्न में से किस रोग से। ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन सी हैजा और ऑप्शन डी कहते हैं टाइफाइड। आपको बता दें कि ये जो बिडाल टेस्ट है, बिडाल टेस्ट से टाइफाइड टेस्ट किया जाता है, टाइफाइड का पता लगाया जाता है। ठीक है, टाइफाइड
जो साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के द्वारा होती है। तो वही कहता है कि विडाल परीक्षण का संबंध निम्न में से किस रोग से है? तो मलेरिया से है? जी नहीं। ट्यूबरकुलोसिस से? जी नहीं। हैजा? जी नहीं। टाइफाइड से है ना? किससे है? टाइफाइड से। तो आपको बता दें 15 नंबर जो है इनका आंसर हो जाएगा, 15 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, जिसको टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर 16 में कहते हैं किस डीएनए फिंगर प्रिंटिंग किस सिद्धांत पर आधारित है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो वो किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए में दिया है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पर, ऑप्शन बी डीएनए बहुविविधता पर, उसी को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन सी में कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन संदमन, ऑप्शन डी में कहते हैं बोथ, बी और सी दोनों। तो आपको हम बता दें आपको कि ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो अपना जो सिद्धांत पे जो काम करता है वो डीएनए बहुविधता मतलब डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म पर ये अपना काम करते हैं। 16 का बी नंबर होगा, 16 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहते हैं? शब्द कोडॉन निम्न में से किससे संबंधित है? कोडॉन कहता कोडॉन जो है, कोडॉन जो ट्रिप्लोइड रहता है, तीन हमेशा 3 में रहता है, 3 बेस मिलकर बनते हैं, ठीक है। तो शब्द कोडॉन निम्न में से किससे संबंधित है? तो आपको बता दें कोडॉन जो संबंधित है वो मैसेंजर आरएनए से संबंधित है, मतलब एमआरएनए से, है ना, मैसेंजर आरएनए से, मैसेंजर आरएनए मतलब उसी को कहते हैं एमआर, संदेश वाहक। तो कोडॉन मिलकर ही सूचना बनाते, उस सूचना को आगे भेजता है, तो मैसेंजर आरएनए के द्वारा। ऐसा ऑप्शन आपको दिया है ट्रांसफर आरएनए मतलब स्मॉल टी आरएनए, ऑप्शन बी मैसेंजर आरएनए, फिर राइबोसोमल आरएनए, फिर सीडीएनए। तो आपको बता दें ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि प्रारंभक प्रकूट AUG निम्न में से किस अमीनो अम्ल के लिए कूट है, मतलब बंद है। कहता है कि प्रारंभिक जो प्रकूट है मतलब जो इनिशियल कोडॉन जो है वो सूचित करता है AUG प्रारंभिक कोडॉन है, ठीक है। तो ये AUG जो है वो किस अमीनो अम्ल के लिए कोड है ना, किस अमीनो अम्ल को जो है वो कोड करते हैं वो, तो वो करते हैं मेथियोनिन को। किसको करते हैं? मेथियोनिन को, याद रखिएगा मेथियोनिन को। प्रारंभिक कोडॉन जो है AUG वो किसको कोड करता है? तो मेथियोनिन को, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर इसका मतलब आंसर हो जाएगा डी, मेथियोनिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करें जरा ध्यान दीजिए। एमिनो अम्ल की कुल संख्या कितनी है? तो आपको बता दें एमिनो अम्ल की कुल संख्या 20 है। ऑप्शन में दिया 22, 23, 15, 20। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20। 19 का आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, मतलब 20। अब 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 20 नंबर में कहता है कि प्रतिकृतियन मतलब कहता है रेप्लिकेशन के समय प्रतिकृतियन की प्रक्रिया निम्न में से किस दिशा में होती है? याद रखिएगा हमेशा कि ये जो प्रतिक्रिया जो होती है मतलब रेप्लिकेशन जो होती है वो हमेशा जब भी होगा तो 5' से 3' की ओर होता है, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 21 का बात करें। 21 नंबर में डीएनए, ध्यान दीजिएगा, अब इनको थोड़ा समझना होगा, ये क्वेश्चन को समझना जरूरी है क्योंकि इनको समझना पड़ेगा, ऐसे नहीं बनने वाला है। देखिए आपको बता दें डीएनए मैसेंजर आरएनए, शॉर्ट में हम आरएनए करते हैं, और इनसे प्रोटीन। चलिए जरा ध्यान दीजिए, और ये ऐसे करेगा तो ये रेप्लिकेशन हो जाएगा। रेप्लिकेशन मतलब प्रतिकृति, ठीक है। आइए जरा ध्यान दीजिए, यहां पर डीएनए से जो मैसेंजर आरएनए बनेगा इस क्रिया को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनेगा इस क्रिया को कहते हैं ट्रांसलेशन। समझिए ध्यान से जरा, जब मैसेंजर आरएनए से जब डीएनए अगर बनेगा तो इसको कहते हैं रिवर्स हो गया। ये क्या हो गया? रिवर्स। इसी को आप बोल सकते हैं रिवर्स, क्या बोल सकते हैं इसको? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन।
क्या बोल सकता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जरा समझिएगा हम क्या बोले। जब यहां से डीएनए से जब मैसेंजर आरएनए बनेगा, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना तो इस क्रिया को केवल ट्रांसक्रिप्शन बोले, और मैसेंजर आरएनए से अगर यहां पर डीएनए अगर बनता है तो इस क्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, ऐसा होता है, ये बनने में ऐसा होता है। तो इनसे बहुत ये कॉम्प्लिकेटेड है, इनको समझना बहुत जरूरी है। इतना इनसे सवाल रहता है, इतना बार पूछा गया इनको, ये ऐसा नहीं कि आप लोगों के बल, ये पहले भी 2014 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, मतलब इनसे एकदम खतरनाक सब क्वेश्चन रहा, लेकिन ज्यादा भारी नहीं। बस एक बार समझ लीजिए, आपका क्लियर, दोबारा पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। ध्यान दीजिए, हम अक्सर करके ये चित्र हम केवल स्पेशल इसको बना के बताते हैं ताकि वो समझे। ये रेप्लिकेशन, पहले एग्जाम में क्या होता था, ये खाली जगह दे दिया यहां पर, जैसे यहां पर 1 नंबर दे दिए, खाली हो गया, यहाँ 2 नंबर हो गया, यहाँ 3 नंबर हो गया। एग्जाम में क्या करता था, यहाँ आगे मिटाई दे दिया, यहाँ 1 2 3 नंबर खाली है, तीनों जगह में भरिए, 3 नंबर में आता था, यहाँ नंबर भरिए, क्या होगा, तो रेप्लिकेशन, 2 नंबर में ट्रांसक्रिप्शन, 3 नंबर में ट्रांसलेशन, ऐसे रहता था। तो इसको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया इस तरह से कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, क्या ट्रांसक्रिप्शन। मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो ट्रांसलेशन। बस समझ रहे हैं। अब इसी को यहां पर आप क्वेश्चन घुमाया, देखिए कैसे क्या कांड क्या है। मैसेंजर आरएनए से क्या बना रहा है, डीएनए। तो जब मैसेंजर आरएनए से जब डीएनए बनेंगे तो उसी कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, आइए उसी को हम बारे बात, वही कह रहा है आपको सवाल में कि आरएनए अणु से डीएनए अणु, आरएनए अणु से डीएनए अणु के निर्माण की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है, तो उसी को क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, यहां दिया ऑप्शन ए में ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन बी में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, सी में ट्रांसलेशन, डी में रेप्लिकेशन, तो बी नंबर, मतलब ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 21 नंबर का, 21 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और वो क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर रहे हैं हम लोग। मेरे दोस्त, आपको समझ में आ रहा है, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, जो भी आपको प्रॉब्लम है वो कमेंट कीजिए। अच्छा लग रहा है तो पूरा एकदम अच्छी तरह से आप डालिए, नहीं बहुत ठीक ठाक है। आप जो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर हमको समझने में दिक्कत है, वो जरूर उसके बारे में जरूर बात करें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, आपके लिए है, आपके दोस्तों के लिए है, जिनसे आपका रिजल्ट बेहतर हो। 40 में मेरा एक ही चीज है, आप बेस्ट दें, हम आपको बेस्ट दे रहे हैं, आप हमको बेस्ट दें। आप कीजिए, आपका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, बहुत जरूरी है ना। चलिए आगे हम बात करेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 22 का बात करें। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहते हैं, इंटरफेज के किस अवस्था में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, मतलब डीएनए का निर्माण होता है। रेप्लिकेशन मतलब होता है एक डीएनए से 2 डीएनए का बन जाना, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहलाता है। ठीक है, एक डीएनए जब 2 डीएनए बनता है उसी को रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहता है। तो वही कह रहा है कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो है, ये जो यहां जो ये कर रहा है, इससे हो रहा है ना, मतलब ये जो डीएनए रेप्लिकेशन जो हो रहा है, प्रतिकृति जो हो रहा है, वो किस अवस्था में होता है, तो आपको बता दें ये होता है एस अवस्था में। कौन सा अवस्था में, एस। मेरा नाम याद रखिए, सुनील शर्मा, एस। ये एस अवस्था में डीएनए का निर्माण होता है। डीएनए का निर्माण कौन सी अवस्था में, एस फेज में होती है। तो ऑप्शन दिया एस फेज, G1 फेज, G2 फेज, M फेज, तो कौन सा, एस फेज में। तो 22 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, मतलब एस फेज। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 का बात करें। 23 नंबर में क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है। अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण निम्न में से किसमें देखने को मिलता है। अपूर्ण प्रभाविता मतलब हम यहां पर बात बोल रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसमें दिखाई दिया था, ऑप्शन ए में ब्लड ग्रुप, रक्त समूह में, जी नहीं, इसमें कोडोमिनेंस दिखाई दिया था। ऑप्शन बी ह्यूमन स्किन कलर, मानव त्वचा का रंग में, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी स्नैपड्रैगन में, मतलब ये पौधा का नाम है जिसी को कहते हैं स्नैपड्रैगन का ही एक और नाम है मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा का भी एक और नाम है 4 o'clock प्लांट। हम बोले क्या कि ऑप्शन डी में ऑल ऑफ द एबव, मतलब उपरोक्त सभी नहीं। आपको बता दें कि अपूर्ण प्रभाविता जो देखा गया था वो देखा गया था स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन उसी का एक और नाम है मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा का भी एक और नाम गुलाबास। अब मिराबिलिस जलापा का एक और नाम 4 o'clock प्लांट, एक ही चीज है। ठीक है, तो 23 का हो जाएगा सी नंबर। 23 का आंसर क्या हो जाएगा, वो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 का बात करें। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि द्विसंकर में हास्य प्ररूप अनुपात क्या है। आपको देखो फिनोटाइपिक रेशियो पूछ रहा है ना, इसका हिंदी कमाल का लिखा हुआ है। कहता फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ ए डायहाइब्रिड क्रॉस। कहता द्विसंकर क्रॉस का जो है फिनोटाइपिक रेशियो, एक होता है फिनोटाइपिक एक जीनोटाइपिक, है ना। तो फिनोटाइपिक रेशियो जो है इनका क्या है 9:3:3:1 द्विसंकर क्रॉस का है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर में क्वेश्चन में क्या कहता है, निम्न में से कौन सा क्रॉस परीक्षण क्रॉस को निरूपित कर। परीक्षण मतलब टेस्ट क्रॉस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस में हम आपको बताए थे कि जब F1 पीढ़ी के पौधे को उसके रिसेसिव के साथ, जब F1 पीढ़ी के पौधे को उनके अप्रभावी के साथ क्रॉस कराई जाती है तो ऐसे क्रॉस को क्या कहा जाता है, तो ऐसे क्रॉस को कहते हैं परीक्षार्थ क्रॉस, यानी क्या टेस्ट क्रॉस कहते हैं। बोले जब F1 पीढ़ी के पौधे को उसको रिसेसिव से, तो आपको इन समस्या रखना है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो F1 था वो F1 क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी। आप क्रॉस किससे करवाए, स्मॉल टी से, स्मॉल टी। तो ये हो गया F1 पीढ़ी का पौधा और ये हो गया रिसेसिव मतलब अप्रभावी, ये दोनों को क्रॉस करेंगे। तो ये वाला ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। 26 में क्या कहता है, 26 में कहता है कि प्लियोट्रॉपिज्म एक ऐसी परिघटना है जिसमें, एक बार फिर से, प्लियोट्रॉपिज्म एक ऐसी परिघटना है जिसमें ऑप्शन ए एक जीन एक गुण को नियंत्रित करता है, एक जीन एक गुण को नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी एक से अधिक जीन एक गुण को, मतलब एक जीन को नियंत्रित करने के लिए, एक गुण को नियंत्रित करने के लिए एक से ज्यादा जीन की आवश्यकता है। ऑप्शन सी एक से अधिक जीन एक से अधिक गुणों को नियंत्रित करता है। ऑप्शन डी एक जीन एक से अधिक गुणों को नियंत्रित करता है। यह आपको ऑप्शन दिया था। आपको बता दें कि प्लियोट्रॉपिज्म का मतलब होता है, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें एक ही जीन है और वो जीन एक से अधिक गुणों का वो नियंत्रण करेगा, ठीक है। तो 26 का डी नंबर है, 26 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 बात करें तो इनको पहले मिटाना होगा। मेरे दोस्त इसमें लगे रहिए, आप एक एक बार में आपको आंसर हटेगा नहीं, याद भी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। 27 में क्या कहते हैं कि निम्न में से किसे आनुवांशिक पदार्थों के अंतर्गत रखा गया है। एक बार फिर से कहते हैं निम्न में से किसे आनुवांशिक पदार्थ के अंतर्गत क्या क्या है, रखा गया है। आनुवांशिक पदार्थ के अंतर्गत रखा गया है। आनुवांशिक पदार्थ के अंतर्गत किनको, यानी जेनेटिक मटेरियल की जो है, जेनेटिक मटेरियल के अंतर्गत किनको किनको रखा है। ऑप्शन ए डीएनए को, ऑप्शन बी आरएनए को, ऑप्शन सी गुणसूत्र को, ऑप्शन डी केवल ए और बी, मतलब डीएनए और आरएनए। आपको पता है आनुवांशिक पदार्थ कौन है, तो डीएनए और आरएनए है। न्यूक्लिक एसिड कौन है, डीएनए आरएनए है। तो डीएनए आरएनए को ही कहा जाता है, डीएनए आरएनए को ही कहा जाता है आनुवांशिक पदार्थ, ठीक है। तो 27 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 27 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से किस सिद्धांत को युग्मकों की शुद्धता का सिद्धांत भी कहा जाता है। आपको पढ़ाने के क्रम में आपको बताए थे कि कहता है क्या कि निम्न में से किस सिद्धांत को जो है प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स, मतलब युग्मकों की शुद्धता का सिद्धांत भी किनको कहा जाता है। ऑप्शन ए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ऑप्शन बी लॉ ऑफ डोमिनेंस, ऑप्शन सी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ऑप्शन डी बी एंड सी दोनों। एक बार फिर से तो आपको बताते हैं शुद्धता यानी युग्मक की शुद्धता जो है उसको कहा जाता है बीज संयोजन का नियम, या तो फिर उसी को कहा जाते हैं पृथक्करण का नियम, या उसी को आप अंग्रेजी में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कह सकते हैं, ठीक है। तो 28 नंबर का ए नंबर आंसर हो जाएगा। 28 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को ही कहते हैं युग्मक के शुद्धता का नियम, या तो फिर उसी को बोल सकते बीज संयोजन का नियम, या उसी को पृथक्करण का नियम कह सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 नंबर में क्या कहते हैं, अपराग के द्वारा स्रावित हार्मोन निम्न में से कौन है। ऐसे अगर हम आमतौर पे बोले तो एक भाषा में डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि अपराग के द्वारा एससीजी है ना, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन स्रावित होती है।
लेकिन इनके अलावा और भी है, लेकिन यहां पर जो हम लोग बात करेंगे उनको जरा समझना होगा, तो यहां पर उनको एकदम पूरा तरह से उनको फंसाया गया है। अपराग के द्वारा स्रावित हार्मोन निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी रिलैक्सिन, ऑप्शन सी HCG मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, इनमें सभी। अब कमाल यहां पर छेड़ दिया है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अंडाशय से भी स्रावित होती है, इसके अलावे ये अपरा से भी स्रावित होती है। जान लीजिए, नहीं जान रहे हैं तो। रिलैक्सिन जो स्रावित है, रिलैक्सिन हमारे फ्यूज ग्रंथि से स्रावित होती है, ऑक्सीटोसिन भी वहां स्रावित होती है, लेकिन आपको हम बता दें रिलैक्सिन जो है ये कहां से स्रावित होती है, तो ये अपरा से भी स्रावित होती है। अगला HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ये भी स्रावित होती है, कहां से? अपरा से, मतलब उपरोक्त सभी, इनमें सभी हो जाएगा। तो 29 का डी नंबर, 29 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर में क्या कहता है? डीएनए की संरचना का द्विकुंडलित नमूना किसने प्रस्तुत किया था? कहता है कि डीएनए हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए वाज गिवन। कहता है कि डीएनए का जो द्विकुंडलित मॉडल है, जो द्विकुंडलित संरचना जो है मॉडल है, वो किसने दिया था? तो आपको बताए थे कि डीएनए का जो द्विकुंडलित संरचना, ये चीज बोल रहा है, ये जो डीएनए इस तरह से रहता है, इस संरचना के बारे में सबसे पहले किसने बतलाया था? तो इनके बारे में जो बतलाया था वो थे वाटसन और क्रिक थे। कौन कौन थे? वाटसन और क्रिक। तो 30 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, 30 का आंसर हो जाएगा डी, वाटसन और क्रिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का बात करें। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है मलेरिया जो है परजीवी का संक्रमक अवस्था निम्न में से कौन सा? मलेरिया जो है, मलेरिया होता है किसके द्वारा? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के द्वारा। अब वो प्रोटोजोआ जो संक्रमण अवस्था, वो संक्रमण अवस्था क्या है? वही संक्रमण अवस्था का नाम है एस्प्रोजोआइट। क्या नाम है? एस्प्रोजोआइट। क्या नाम है उसका? वो संक्रमण अवस्था एस्प्रोजोआइट। तो 31 नंबर का बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, एस्प्रोजोआइट। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहते हैं कि मलेरिया परजीवी का लैंगिक चरण निम्न में से किसमें पूर्ण होता है? आपको बता दें कि प्लाज्मोडियम हमारे अंदर में मलेरिया उत्पन्न करते हैं। मलेरिया अपना जीवन चक्र 2 होस्ट में गुजारती है। कितना होस्ट में? 2। आपको बता जरा ध्यान दीजिए, 2 होस्ट में गुजारती है, ठीक है। तो मादा एनोफिलीज मच्छर और दूसरा क्या है? आदमी। 2 होस्ट है, 2 बॉडी है, दोनों में गुजारता है। लेकिन जो मलेरिया जो परजीवी जो है प्लाज्मोडियम, ये 2, एक लैंगिक और एक अलैंगिक, ये मतलब जनन जो करते 2 तरह के। प्लाज्मोडियम जो जनन करते कितना? लैंगिक और अलैंगिक। कहता है क्या? सेक्सुअल मतलब लैंगिक जनन जो करती है वो किस पर करते हैं? तो ये मच्छर पर करते हैं, मादा एनोफिलीज पर। आदमी हम लोगों पे अलैंगिक करता है, अलैंगिक जनन करता है, ठीक है। और मच्छर पे क्या करता है? लैंगिक। याद रख लीजिए, बहुत बार पूछा गया। अब मादा एनोफिलीज मच्छर पर किस पे कौन सा करेगा? तो लैंगिक जनन। और आदमी पे कौन सा करेगा? अलैंगिक जनन, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का ए नंबर। 32 का आंसर हो जाएगा ए, मतलब मस्कीटो, मच्छर दिया, केवल मादा एनोफिलीज नहीं लिखा, केवल मच्छर लिखा है, ठीक है। आगे कहता है वैसा पदार्थ जो कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं कहलाते हैं। आपको बताए थे कि वैसा पदार्थ जो कैंसर उत्पन्न करते हैं उसे कार्सिनोजेन कहते हैं, है ना। जो कैंसर उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहता है? कैंसरजन या कार्सिनोजेन कहते हैं, मतलब कैंसर उत्पन्न करने वाले पदार्थ को कार्सिनोजेन कहते हैं। तो 33 का ए नंबर होगा। 33 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, कार्सिनोजेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहते हैं कि इनमें कौन सा जल द्वारा परागित नहीं है? मतलब कहता है कौन सा जो है इनमें कौन सा, कहता है कि इनमें कौन सा जल द्वारा परागित नहीं होता, मतलब कहता है कि इनमें से कौन सा पुष्प होगा जिनमें से जल के द्वारा परागन नहीं होता है ना। तो ऑप्शन है वेलेस्नेरिया। वेलेस्नेरिया पानी के अंदर है तो ये जल के द्वारा ही परागन होगा। इसमें हाइड्रिला, ये भी जल में ही डूबा हुआ रहता है, इसमें भी जल के द्वारा परागन होगा। ऑप्शन जोस्टेरा, ये भी जैसे भी जल में भी रहता है, ये भी जल के द्वारा परागन। लेकिन ऑप्शन जो डी वाटर वाटर लिली जो है ये जल में रहता है लेकिन पुष्प इसका बाहर में रहता है। तो ये पुष्प बाहर रहती है, इसमें किसके? कीट के द्वारा हो जाएगा, है ना। तो यहां पर वही बोले जल, तो जल के द्वारा इसमें नहीं होगा,
इसमें जल के द्वारा। तो वाटर लिली जो है, जो वाटर लिली जो पुष्प है उसमें जल के द्वारा परागण नहीं होती है। यहाँ क्वेश्चन उल्टा कर दिया। अब तक में क्वेश्चन ये पूछा जाता था कि जल के द्वारा परागण किसमें होता है, तो वेलेस्नेरिया हो गया, हाइड्रिला हो गया, जोस्टेरा हो गया, इसमें जल के द्वारा परागण। तो पहले ये पूछा जाता था, अब क्या क्या क्वेश्चन को घुमाया, अब ये पूछा इनमें से किसमें जल के द्वारा परागण नहीं हो रहा है ना, ये पूछ रहा है। तो किसमें नहीं होता है, तो वाटर लिली, यहाँ जो ऑप्शन के अनुसार वाटर लिली में। तो 34 का डी, 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 34 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन कहता है 35 नंबर में कहता है चिपचिपाहट रहित परागकण किसकी विशेषता है। मतलब क्या चिपचिपाहट, मतलब कि वो सटे नहीं, मतलब सटा हुआ नहीं रहे। आपको बता दें, जल परागित पुष्प यह भी चिपचिपा होता है। मधुमक्खी कीट के द्वारा हो जाएगा तो इनमें सटेगा ही, चिपचिपा रहता है। चमगादड़ वो भी चिपचिपा तभी तो सटता है। पहला ऑप्शन में वायु परागित पुष्प, तो वायु परागित पुष्प चिपचिपा नहीं होते हैं, ये हल्की होती है, वायु के साथ आराम से उड़ सकती है और दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर सकती है। ठीक है, तो इसका 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वायु परागित पुष्प जो है उसकी ये विशेषता होती है, वो चिपचिपाहट रहित होते हैं। सहित नहीं, रहित मतलब चिपचिपाहट नहीं होते वो। ठीक है, वो रहित है मतलब नहीं चिपकेगा वो। ठीक है, तो 35 का ए, तो 35 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। मेरे दोस्त, आशा करते हैं आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो। आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए जितने से जितने हो सके अपने दोस्तों के साथ, उनको भी जरूरी है ये। और इस तरह से आपका जो है 5 मॉडल सेट का आंसर आपको मिल जाएगा। आप उसके लिए बिंदास रहिए और अपने अनुसार आप पढ़िए, जैसा हम आपको बताए थे उसके लिए एक रूटीन फॉलो कर लीजिए और उनसे फिर आप तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप अगले वीडियो में।